Assalamu alaikum everybody, this is Zishan Ali Sheikh and the topic of today's discussion is the fear of research. हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो एमफिल और पीएचडी के अंदर इनरोल होते हैं उनको जो रिसर्च के रिगार्डिंग नो हाउ ना होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा फ़ियर और उसका डर महसूस होता है कि हमने रिसर्च को क्यों चूज़ करना है और उसको कैसे लेकर चलना है। तो जो रिसर्च वर्क है वो एक एलीट क्लास एक्टिविटी है किसी भी एमफिल डिग्री की, जबकि हम बीबीए और एमबीए अगर हम बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्रीज़ की बात करें तो उसमें प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स को अहमियत दी जाती है। तो जब हम एमफिल में अपनी क्वालिफ़िकेशन को इंक्रीज़ करते हैं, स्पेशली जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं, जो एमफिल की बेसिक उनको करने की जो वजह है वो उनका इंक्रीमेंट होता है और बहुत सारे गवर्नमेंट जो टीचर्स हैं वो अपनी क्वालिफ़िकेशन को बढ़ाने के लिए रिसर्च वर्क को ऑप्ट करते हैं। और इसी तरह पीएचडी फर्दर स्टडीज़ आफ्टर एमफिल विद रिसर्च के बाद पाकिस्तान के अंदर कराई जाती है। पाकिस्तान के अंदर जो रिक्वायरमेंट है एचईसी की वो एमफिल विद रिसर्च की कंसीडरेबल है, जबकि एमफिल विद कोर्स वर्क जो स्टूडेंट्स करते हैं वो एटलीस्ट पाकिस्तान में अपनी पीएचडी को कंटिन्यू नहीं कर सकते, पीएचडी में इनरोल नहीं हो सकते। तो उनको बाहर किसी कंट्री में शायद इनरोलमेंट मिल जाए, बल्कि डेफिनेटली मिल जाती है और वो बाहर से पीएचडी इजीली कर सकते हैं। So the thing is कि when you want to get enroll in PhD, you must have a degree of MPhil with research in Pakistan. अब हमने रिसर्च क्यों ऑप्ट करनी है, हमें रिसर्च की क्या ज़रूरत है एमफिल के अंदर इंस्टेड ऑफ कोर्स वर्क, तो इस पे ज़रा एक डिस्कशन कर लेते हैं। देखें, जब भी आप एमफिल की स्टडीज़ को थोड़ा सा क्यूरिकुलम को स्टडी करें तो उसमें जो कोर्स वर्क के सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं वो जस्ट 4 है जो फर्स्ट सेमेस्टर में है और 4 ही आपके सेकंड सेमेस्टर में, यानी कि 8 कोर्सेज़ का टोटल कोर्स वर्क होता है एमफिल लेवल के ऊपर। और इसके बाद आपका रिसर्च वर्क या थीसिस या इसकी जगह पे 2 कोर्सेज़ आप ऑप्ट करते हैं अपने एमएस की डिग्री को कंप्लीट करने के लिए। तो हम रिसर्च इसलिए भी स्टूडेंट्स को प्रेफर करते हैं ताकि आगे जो बंदा पीएचडी करना चाहता है वो उसके लिए एलिजिबल हो जाए। तो एमफिल की रिसर्च को ऑप्ट करने के लिए सिंपल सी जो बात है वो अंडरस्टैंड करने की वो ये है कि आपका एरिया ऑफ स्टडी आपको उसके अंदर ग्रिप होनी चाहिए, क्लैरिफाइड होना चाहिए, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। अगर मैं बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन की बात करूं तो उसमें मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर ये वो स्पेशलाइजेशंस हैं, सप्लाई चेन ये वो स्पेशलाइजेशंस हैं जिसके अंदर स्टूडेंट्स अपनी एरिया ऑफ इंटरेस्ट को देखते हुए इनरोल होता है और उसके ऊपर अपना टॉपिक सेलेक्ट करता है और अपने सुपरवाइज़र के साथ उस टॉपिक की डिस्कशन करता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कंफ्यूज होते हैं टॉपिक के रिगार्डिंग, ये टॉपिक कहाँ से मिलेगा, हम उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, और सुपरवाइज़र के पास बार बार विज़िट करते हैं कि भाई हमें कोई टॉपिक आप बता दें। लेकिन इससे बेहतर है कि अगर आप अपने कुछ स्टडीज़ लिटरेचर रिव्यू से उस गैप से फाइंड आउट कर लें, कुछ प्रिलिमिनरी स्टडीज़ कर लें, तो आपको ये आइडिया हो जाएगा कि किस इंडस्ट्री में क्या प्रॉब्लम अराइज़ हो रही है करंट सिचुएशन में, ताकि हम उस पर अपना गैप फुलफ़िल कर सकें और उस टॉपिक को अपने आने वाले थीसिस के लिए सेट कर सकें। तो ये बात सबसे पहला पॉइंट है जो कि रिसर्च ऑप्ट करते वक्त आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए, योर एरिया ऑफ स्टडी एंड हाउ टू डू द रिसर्च। ये एक पूरे प्रोसीजर है जो कि हम इसको हाउ टू डू रिसर्च के अंदर हम इसको मेजर करेंगे। वो एक मैं सेकंड वीडियो बनाऊंगा, एक और वीडियो रिसर्च के रिगार्डिंग के हाउ वी कैन कंडक्ट द रिसर्च, तो उसमें इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। आज हमारा टॉपिक क्योंकि फियर ऑफ रिसर्च को कैटर करना है, इसको रिमूव करना है, तो हम उसके ऊपर फोकस करते हैं। तो सेकेंडली जो मेजर फियर है स्टूडेंट्स को वो राइटअप का होता है, यानी कि थीसिस लिखना एक फ़ियर है, उसका एनालिसिस करना एक फ़ियर है। यानी कि स्टूडेंट्स घबराते हैं कि हमें एक सॉफ्टवेयर टूल नहीं आता जिसकी वजह से शायद हमारी ये रिसर्च जो है वो इनकम्प्लीट रह जाएगी, या हमें कोई पैसे देने पड़ेंगे, या हमें कोई ऐसे बंदे के साथ अटैच होना पड़ेगा जिसने पहले रिसर्च की हो। तो बहुत सारे टूल्स ऑनलाइन यूट्यूब जैसे है अवेलेबल है जिसके अंदर आप कोई भी अपनी क्यूरी डालें और वो आपको उसका टेस्ट
उसका एनालिसिस, बेशक वो एसपीएस से रिगार्डिंग है, पीएलएस से रिगार्डिंग है, एमओएस से रिगार्डिंग है, वो आपको उसकी विद डिटेल वीडियोस जो है वो प्रोवाइड करता है। तो रिसर्च एनालिसिस का पार्ट तो आप इस तरह कवर कर सकते हैं, इसमें बुक्स भी बनी हुई हैं, इस पे वीडियोस भी बनी हुई हैं, तो इसमें कोई ज़्यादा स्टूडेंट्स को फियर करने की ज़रूरत नहीं है। जो रेफरेंसिंग का एक पार्ट कंसीडर होता है, उसके भी टूल्स गिवन है। मेंडले एक इसमें टूल है, एंड नोट इसमें एक टूल है, जिसको आप सीख कर अपनी रेफरेंसेस जो थीसिस के एंड में इनसाइड टेक्सटेशन जो टेक्स्ट के अंदर लिखे जाते हैं और आउटसाइड जो टेक्स्ट है उसकी साइटेशंस जो एंड पे दी जाती हैं, उसके तमाम तर टूल्स भी गिवन है और इनकी वीडियोस भी ऑनलाइन यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है। तो थिंग इज़ कि यू आर नॉट इन ए फेज़ और इन ए एरा जिसमें आपको लोगों को पैसे देकर सीखने की ज़रूरत है। जस्ट वी नीड सम टाइम टू ग्रैब some information from ऑनलाइन चैनल्स। तो ये मेरा ख़्याल है कि एक बहुत आसान तरीका है एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, अब दूसरा एक पॉइंट हम और राइट अप के रिगार्डिंग डिस्कस कर लेते हैं। देखें, कोई भी थीसिस सिर्फ एनालिसिस पे बेस नहीं करता। हमारे स्टूडेंट्स के अंदर बहुत ज़्यादा फियर एनालिसिस के पोर्शन पे बेस कर रहा होता है, जबकि बेसिक थीसिस का जो जान है, ब्रेन है, वो उसका राइट अप, उसका थीम, उसकी थ्योरी, उनके अंदर वेरिएबल्स की अलाइनमेंट, उसकी जस्टिफिकेशंस, उस मॉडल को जो आपने सिलेक्ट किया है उसके कॉम्बिनेशन को जस्टिफाई करना विद सम थ्योरी और कोई थ्योरी डेवलप करना, ये काम है थीसिस के अंदर जो इम्पॉर्टेंट है इंस्टेड ऑफ एनालिसिस। एनालिसिस तो आपको सिर्फ जस्टिफाई करेगा, रिजल्ट्स देगा कि ये हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हुआ है और उसकी रीज़न आपने खुद लिखनी है, आपने उसकी इंटरप्रिटेशन खुद लिखनी है और कौन सा हाइपोथेसिस रिजेक्ट हुआ है और उसकी इंटरप्रिटेशन क्या है। सो द थिंग इज़, जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी थीसिस का, वो आपका जो राइट अप है, जो जस्टिफिकेशन है जो आप उसमें लिखते हैं। इसमें फिर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, उसकी फिर हम एक सेपरेट वीडियो जिसमें हम हाउ टू कंडक्ट द रिसर्च इंशाल्लाह करेंगे, तो उसमें भी हम डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आपका जो राइट अप है, दैट इज़ द ब्रेन ऑफ एनी थीसिस। उस पे आपको थोड़ा बहुत एफर्ट करनी पड़ेगी। गो के वो भी कोई इतना फियरफुल नहीं है। जस्ट यू नीड टू स्टडी आर्टिकल्स, यू हैव टू ग्रैब सम इंफॉर्मेशन, यू हैव टू ग्रैब द ओरिएंटेशन और एडजस्टमेंट ऑफ वेरिएबल्स कि वो कितने एक दूसरे के साथ अटैचेबल है, उनका इम्पैक्ट क्या निकल सकता है, मीडिएटर कब वर्क करता है, मॉडरेटर क्या होता है, आईवीज़ और डीवीज़ के दरमियान में रिलेशनशिप कैसे हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस होगा। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो आपके रिसर्च और राइटअप के ऊपर बेस कर रही होती है, क्योंकि जब भी हम किसी भी थीसिस को कोई एक्सटर्नल एनालाइज करता है, वो उसके राइटअप को पढ़ता है कि जी इसने अपना मॉडल किन बेसिस पे डेवलप किया, व्हाट आर द रीजंस टू डेवलप द मॉडल। वो उसकी जस्टिफिकेशन को स्टडी करता है और उसकी बेसिस के ऊपर एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन होती है। सो दिस इज़ द टोटल फियर दैट अ स्टूडेंट हैज़ अबाउट राइटअप एंड एनालिसिस। और जो फोर्थ एक पॉइंट है जिसमें स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि हाउ एंड व्हाई वी नीड अ थ्योरी टू डेवलप इन द थीसिस। हमने क्यों कोई थ्योरी डालने की ज़रूरत है, हमने क्यों थ्योरी कोई एडजस्ट करनी है इस थीसिस के अंदर, बेशक वो एमफिल का या पीएचडी का। देखिए, थ्योरी आपको एक डायरेक्शन प्रोवाइड करती है। थ्योरी प्रोवाइड करती है कि आपके वेरिएबल्स की ओरिएंटेशन, उसकी जो पूरी स्ट्रक्चर है वो कैसे बिल्ट होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इन्फ्लुएंस किस जगह पे आना है, मीडिएटर किस जगह पे सेट होना है और डिपेंडेंट वेरिएबल्स किस जगह पे एग्जैक्टली लोकेट होने चाहिए और उनकी क्या जस्टिफिकेशन है, वो थ्योरी डेवलपमेंट या थ्योरी आपको बताती है। तो हमेशा थीसिस में जब भी आप शुरू करें, try to define the theory first, then you are eligible and you have the ease, आपको आसानी होगी वेरिएबल्स को एडजस्ट करने में, क्योंकि वो थ्योरी आपको लेकर जाएगी जो वेरिएबल्स आपने चूज़ करने हैं और आपको मालूम होगा कि कौन से वेरिएबल्स आपके थीसिस का पार्ट बन सकते हैं। हमारे इस कल्चर में थोड़ा रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्योंकि शॉर्ट टाइम पीरियड में कवर करने की कोशिश करते हैं, इसलिए हम पहले वेरिएबल्स चूज़ करते हैं और उसको थ्योरी के साथ एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं और एट द एंड फिर आपकी जस्टिफिकेशन इतनी ज़्यादा एक्सीलेंट नहीं होती, जस्ट फेयर होती है जो टू एक्सेप्ट द थीसिस, और उसकी बार बार आपको रेक्टिफिकेशन
या रिविजन्स मिलती हैं। सो दीज आर द थिंग्स विच क्रिएट फियर इन द स्टूडेंट्स। तो इसके रिगार्डिंग अगर आपकी कोई भी क्यूरी है, यू मे आस्क इन द कमेंट्स, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। हैव अ गुड डे, हैव अ नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।